हेलो दोस्तों, मैं सत्यम मौर्य आप सभी का स्टडी रोचक में स्वागत करता हूं। तो आज हम कुछ जीके के प्रश्न देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए हैं। तो इसका सही आंसर है लक्ष्य सेन। सी ऑप्शन एकदम ठीक है। कुछ ये लक्ष्य सेन बने ओलंपिक खेलों के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी। युवा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन पेरिस 2024 में ओलंपिक में पुरुष एकल प्रतियोगिता में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर बन गए हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ताइवान के चोउ टियन चेन के खिलाफ एक रोमांचक क्वार्टर फाइनल मैच में बेहतरीन खेल दिखाते हुए शानदार जीत हासिल की। लक्ष्य सेन अब मेडल जीतने के सिर्फ एक मैच दूर हैं। सेमीफाइनल में अगर वे जीत जाते हैं तो उनका मेडल पक्का हो जाएगा। भारत के लिए ओलंपिक में महिला सिंगल्स बैडमिंटन में साइना नेहवाल 2012 ब्रॉन्ज मेडल जीती थी और पीवी सिंधु सिल्वर 2016 में ब्रॉन्ज जीत चुकी हैं। यह पहला अवसर है जब कोई पुरुष खिलाड़ी मेडल जीतने के करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन दादरा और नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया जाता है? दादरा और नगर हवेली मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है बी इसका सही आंसर है। दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस 2 अगस्त को मनाया जाता है। 2 अगस्त 1954 को दादरा नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया जाता है। दादरा नगर हवेली भारत की आज़ादी के काफ़ी समय बाद आज़ाद हुआ था। दादरा नगर हवेली पर पहले पुर्तगालियों का शासन था। दादरा नगर हवेली 2 अगस्त 1954 को पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। पुर्तगालियों से आज़ादी के उपलक्ष्य में हर साल 2 अगस्त को दादरा नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया जाता है। दादरा नगर हवेली भारत का एक तटीय राज्य है। वर्ष 2020 में पहले यह एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आप इसे ज़रूर याद कर लें। अब यह दादरा नगर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश का भाग है। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का भाग है। यह भारत के 2 बड़े राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में स्थित हैं। दादरा और नगर हवेली पर 1783 में 20वीं सदी के मध्य तक पुर्तगालियों का शासन था। 1954 में भारत समर्थक लोगों ने दादरा नगर हवेली को अपने शासन में ले लिया था। वर्ष 1961 में इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया। 26 जनवरी 2020 को केंद्र शासित प्रदेश को पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के साथ मिलाकर दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश पिघला हुआ थोरियम नमक के आधार पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करेगा? कौन सा देश पिघला हुआ थोरियम नमक के आधार पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करेगा? तो इसका सही आंसर है चीन। चीन पिघले हुए थोरियम नमक के आधार पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करेगा। चीन ने गोबी रेगिस्तान में पिघले हुए थोरियम नमक के आधार पर दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना बनाई है। इस संयंत्र का निर्माण 2025 में सुरक्षित और अधिक पर्यावरण के अनुकूल परमाणु ऊर्जा विकसित करने के उद्देश्य से शुरू होगा। ट्रैक्टर गर्मी को स्थानांतरित करने और बिजली उत्पन्न करने के लिए तरल नामक कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है, इसलिए इसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती। यह कम से कम के साथ समृद्ध ईंधन का उपयोग करेगा। इस रिएक्टर को 2029 में चालू कर दिया जाएगा, जिससे 60 मेगावाट की अधिकतम शक्ति पर गर्मी पैदा होती है। यदि यह संयंत्र सफल होता है तो यह पहला ऑपरेशन पिघला हुआ नमक परमाणु रिएक्टर होगा, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 1969 में अपने परीक्षण रिएक्टर को बंद कर दिया था। गोबी रेगिस्तान दक्षिणी मंगोलिया और उत्तर पश्चिमी चीन में स्थित है। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है और एशिया में दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। 2 अगस्त
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष एकल टेनिस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है नोवाक जोकोविच। ऑप्शन ए एकदम सही है। नोवाक जोकोविच ने पेरिस ओलंपिक 2024 में जीता गोल्ड मेडल। सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने स्पेन के कार्लोस अल्कारेज को 7-6-3 और 7-6-2 से हराया। इस तरह जोकोविच ने अपने करियर में पहली बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। यह उनका पहला ओलंपिक फाइनल था और पहले ही फाइनल में उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। इसके साथ ही टेनिस इतिहास में वो सिर्फ 5वें ऐसे खिलाड़ी बन गए जिसने करियर गोल्डन स्लैम पूरा किया, यानी करियर में 4 ग्रैंड स्लैम और ओलंपिक गोल्ड जीता। उनसे पहले सिंगल्स में स्टेफी ग्राफ, आंद्रे अगासी, राफेल नडाल और सेरेना विलियम्स ने ही यह उपलब्धि हासिल की थी। 37 साल के नोवाक जोकोविच ओपन एरा में सबसे अधिक उम्र में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। फाइनल में कार्लोस अल्काराज को हराने के साथ ही नोवाक जोकोविच 1908 के बाद टेनिस में सिंगल्स गोल्ड मेडल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। उन्होंने इससे पहले 2008 बीजिंग ओलंपिक में ब्रांज मेडल जीता था। जोकोविच के नाम सबसे अधिक हफ्तों तक नंबर 1 खिलाड़ी बने रहने का रिकॉर्ड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में भारत की पहली नाइट स्ट्रीम रेसिंग का आयोजन किया जाएगा? इसका सही आंसर है ए चेन्नई। चेन्नई में पहली नाइट स्ट्रीम रेसिंग का आयोजन किया जा रहा है। चेन्नई में भारत की पहली नाइट स्ट्रीम रेसिंग का आयोजन किया जाएगा। भारत की पहली नाइट स्ट्रीम रेसिंग का आयोजन चेन्नई में किया जाएगा। कार रेसिंग इवेंट 30 अगस्त से 1 सितंबर तक 3.5 किलोमीटर के इस सर्किट पर होगा, जिसका हिस्सा शहर के दर्शनीय मरीना बीच रोड और निकटवर्ती धमनी सड़कों के साथ स्थित है। चेन्नई नाइट रेस को तमिलनाडु सरकार द्वारा समर्थित किया जा रहा है। यह रेस सिंगापुर और सऊदी अरब में आयोजित होने वाले नाइट स्ट्रीम रेसिंग के तर्ज पर आयोजित की जाएगी। तमिलनाडु सरकार और रेसिंग प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड ने चेन्नई में एक नया स्ट्रीट सर्किट शुरू किया है। 3.5 किलोमीटर का ट्रैक द्वीप के मैदान के आसपास स्थित होगा और यह भारत और दक्षिणी एशिया में पहली बार सड़क सर्किट होगा जो एक रात की दौड़ की मेज़बानी करेगा। इसमें F4 इंडियन चैंपियनशिप और इंडियन रेसिंग लीग की सुविधा होगी। नए स्ट्रीट सर्किट का लॉन्च भारत में मोटर स्पोर्ट के लिए एक प्रमुख बढ़ावा है। यह खेल की प्रोफाइल को बढ़ाने और अधिक प्रशंसकों और परियोजकों को आकर्षित करने में मदद करेगा। यह चेन्नई में पर्यटन को बढ़ावा देने की भी उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यामिनी कृष्णमूर्ति निम्न में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? इसका ऑप्शन ए एकदम सही है, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की दिग्गज कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति का 84 वर्ष की आयु में हुआ निधन। भरतनाट्यम की दिग्गज कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति का 3 अगस्त को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति एक प्रतिष्ठित भारतीय नृत्यांगना थी जिन्हें भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी नृत्य शैलियों में महारत हासिल करने के लिए जाना जाता था। उन्हें वर्ष 2016 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बहुमुखी प्रतिभा की धनी कृष्णमूर्ति को उनके काम के लिए कई पुरस्कार मिले, जिसमें पद्मश्री 1968, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1977 और पद्म भूषण 2001 में शामिल है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा उन्हें आस्थाना नर्तकी, निवासी नर्तक की उपाधि दी गई थी। यामिनी कृष्णमूर्ति का जन्म 20 दिसंबर 1940 को
मदनपल्ले आंध्र प्रदेश में हुआ था। वे भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी और अन्य शास्त्रीय भारतीय शैलियों के लिए जानी जाती थी। अपनी एक शिक्षिका के आग्रह पर उन्होंने कुचिपुड़ी करना शुरू किया। यह थोड़ा तेज लेकिन बहुत ही सहज नृत्य कला है। बाद में उन्होंने पंकज चरण दास और केलुचरण महापात्र से ओडिसी सीखा। नृत्य के अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति ने कर्नाटक वोकल म्यूजिक और वीणा एक प्रकार का तार वाद्य का भी प्रशिक्षण लिया था। यामिनी कृष्णमूर्ति को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के आस्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है। साथ ही वह कुचिपुड़ी नृत्य के मशाल वाहक के रूप में भी जानी जाती हैं। साल 1995 में उन्होंने अपनी आत्मकथा रेणुका खांडेकर के साथ ए पैशन फॉर डांस प्रकाशित की थी। यामिनी कृष्णमूर्ति जी की जो आत्मकथा है रेणुका खांडेकर के साथ ए पैशन फॉर डांस प्रकाशित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है वीरेश प्रताप सिंह कौशिक। ऑप्शन बी एकदम सही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है। वीरेश प्रताप सिंह कौशिक बने भारत सेना के एडजुटेंट जनरल। वीरेश प्रताप सिंह कौशिक ने भारतीय सेना के नए एडजुटेंट जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति से पहले वे त्रिशक्ति कोर में जनरल ऑफिसर कमांडेड GOC के रूप में कार्य कर रहे थे। वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी के पूर्व छात्र हैं। वीरेश प्रताप सिंह कौशिक को जून 1988 में 3 कुमाऊं राइफल्स में कमीशन दिया गया था। एडजुटेंट जनरल यूनिट प्रशासन में कमांडेड अधिकारी की मदद और आर्मी में ह्यूमन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करता है। यह सेना या वायु सेना का वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होता है जो सेना प्रमुख को रिपोर्ट करता है। वह सैन्य पुलिस कोर का कर्नल और जज एडवोकेट जनरल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दलजीत सिंह चौधरी। सी ऑप्शन एकदम सही है, दलजीत सिंह चौधरी। ये दलजीत सिंह चौधरी हैं। हाल ही में दलजीत सिंह चौधरी को सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे SSB के महानिदेशक DG के रूप में कार्यरत हैं और हाल ही में उन्हें BSF के पूर्व महानिदेशक नितिन अग्रवाल के बाद BSF का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नितिन अग्रवाल BSF के पहले महानिदेशक हैं जिन्हें अपना कार्यकाल बीच में ही छोड़ना पड़ा। नितिन अग्रवाल ने जून 2023 में पदभार ग्रहण किया था और उनका कार्यकाल 2026 में पूरा होने वाला था। नितिन अग्रवाल के साथ उप विशेषक महानिदेशक YB खुरानिया को भी पद से हटा दिया गया है। दोनों अधिकारी को अपने कैडर नितिन अग्रवाल और केरल और खुरानिया को ओडिशा रिपोर्ट करने के लिए भी कहा गया। नितिन अग्रवाल 1989 बैच के केरल कैडर के IPS ऑफिसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में हाल ही में यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी विधेयक पारित किया है? इसका सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी विधेयक पारित किया गया। तेलंगाना राज्य विधानसभा द्वारा यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी तेलंगाना सार्वजनिक निजी भागीदारी विधेयक 2024 पारित किया गया। इस विधेयक के पारित होने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उद्योग और सेवा क्षेत्रों द्वारा मान्यता प्राप्त गुणवत्तापूर्ण कौशल शिक्षा का एक प्रमुख संस्थान स्थापित करना सरल हो गया है। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री रेवंत रेड्डी ने विधानसभा को बताया कि कौशल विश्वविद्यालय 3 श्रेणियों के प्रमाणन पाठ्यक्रम प्रदान करेगा, जिसमें प्रशिक्षण 3 महीने से 6 महीने, डिप्लोमा और 2 साल से 3 साल के डिग्री पाठ्यक्रम शामिल है।
विधेयक के धारा 6 में उल्लिखित उद्देश्य है डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन के दौरान ऑन द जॉब प्रशिक्षण सुनिश्चित करके रोजगार योग्य मानव संसाधन विकसित करना। उद्योग मंत्री श्री श्रीधर बाबू ने कहा कि सरकार स्थानीय कार्यबल को सशक्त बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने और उच्च स्तरीय कौशल विकास के माध्यम से विकास को गति देने के लिए एक कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार लेकर आई है। उक्त विश्वविद्यालय स्वास्थ्य सेवा, दवा और जीवन विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सूचना विज्ञान, पर्यटन और आतिथ्य, ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक वाहन, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा, एनिमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग और कॉमिक्स निर्माण और आंतरिक सज्जा, उन्नत विनिर्माण, खुदरा संचालन और प्रबंधन, ई कॉमर्स और रसद, नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि, सौंदर्य और कल्याण, मीडिया और गेमिंग और फिल्में, इलेक्ट्रॉनिक्स और अर्धचालक और डिजिटल डिजाइन से संबंधित 17 पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है? अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 3 अगस्त को मनाया जाता है। भारतीय अंगदान दिवस 3 अगस्त को। 3 अगस्त को हर साल भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 3 अगस्त को 14वां भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को अंगदान के प्रति जागरूक करना होता है। अंगदान करने वाले व्यक्ति को ऑर्गन डोनर कहा जाता है, जबकि अंग पाने वाले व्यक्ति को रेसिपिएंट कहा जाता है। भारतीय अंगदान दिवस 2010 से मनाया जा रहा है। पहले भारतीय अंगदान दिवस हर साल 27 नवंबर को मनाया जाता था। 2022 में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन ने हर साल 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाने का निर्णय लिया। 3 अगस्त को इसलिए चुना गया क्योंकि 3 अगस्त 1994 को भारत में पहला मृतदाता हृदय प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया गया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 3 अगस्त को अंगदान दिवस क्यों मनाया जाता है। तो इसका वजह है कि 3 अगस्त 1994 को भारत में पहला मृतदाता हृदय प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया गया था। एक ब्रेन स्टेम मृत व्यक्ति का हृदय उसके परिवार के सदस्य द्वारा दान किया गया था, जिसे एक अन्य मरीज में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन ने जुलाई महीने को देश में अंगदान का महीना घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की जाएगी? तो इसका सही आंसर है झारखंड में यह सम्मान योजना शुरू की जाएगी। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की जाएगी। झारखंड के पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की गई है। यह योजना आधिकारिक तौर पर 16 अगस्त 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा शुरू की जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए हेमंत सोरेन सरकार ने महिला वर्ग के लिए यह योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को पहले झारखंड बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना कहा जाता था। तो मुख्यमंत्री मैयन सम्मान योजना को पहले झारखंड बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना कहा जाता था। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर उन्हें सशक्त बनाना है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में सुधार करना है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी योजना है, जहां पात्र महिला लाभार्थियों को राज्य सरकार से सीधे बैंक खाते में 1000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। पहली किस्त 16 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी देवी द्वारा लाभार्थी के खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। इस योजना में 21 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं
योग्य होंगी। इस योजना के तहत लाभार्थी की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इस योजना से राज्य सरकार को प्रति माह लगभग 400 करोड़ रुपए लगभग 4000 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS मिशन के लिए प्राथमिक गगन यात्री के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ए, शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला को इसके लिए चुना गया है। शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS मिशन के लिए प्राथमिक गगन यात्री के रूप में चुना गया। कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS मिशन के लिए प्राथमिक गगन यात्री के रूप में चुना गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए आगामी संयुक्त भारत संयुक्त राज्य अमेरिका USA मिशन के लिए 2 भारतीय गगन यात्री अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की है। इसरो के अनुसार गुप्त कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को बैकअप गगन यात्री के रूप में चुना है। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले और एकमात्र भारतीय थे। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले मनुष्य अंतरिक्ष यात्री कहलाते हैं। चीनी उन्हें टाइकोनॉट्स कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले मनुष्य अंतरिक्ष यात्री कहलाते हैं। चीनी उन्हें टाइकोनाइट्स कहते हैं, रूसी उन्हें कॉस्मोनाइट्स कहते हैं और भारतीय गगन यात्री कहते हैं। तो ये जो अंतरिक्ष यात्री हैं इन्हें अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा के दौरान ISS के लिए इस संयुक्त इसरो नासा अभियान पर सहमति हुई थी। नासा संयुक्त राज्य अमेरिका भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। एक्सिओम कंपनी नासा द्वारा मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाता है, जो ISS के लिए अंतरिक्ष उड़ानों के लिए नासा को मानव अंतरिक्ष उड़ान सेवाएं प्रदान करती है। इसरो के मुताबिक दोनों गगन यात्रियों का प्रशिक्षण अगस्त 2024 के पहले सप्ताह में शुरू होगा। केवल एक भारतीय ISS जाएगा और वह ISS पर विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोग करेगा। भारत के गगन यात्री और गगनयान मिशन के बारे में, तो इसरो के 2007 में गगनयान मिशन की परिकल्पना की थी, जिसके तहत भारतीयों को 3 दिवसीय मिशन के लिए अंतरिक्ष में भेजना और उन्हें सफलतापूर्वक वापस लाना शामिल था। यह परियोजना 2018 में 10,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ध्वज के रचनाकार और स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई? भारतीय ध्वज के रचनाकार और स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका सही आंसर है सी, 148वीं जयंती मनाई गई है। 2 अगस्त 2024 को सेनानी पिंगली वेंकैया की 148वीं जयंती। 2 अगस्त को भारतीय ध्वज की डिजाइनर और स्वतंत्र सेनानी पिंगली वेंकैया की 148वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को वर्तमान में आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम के भटना पेनुमरू में हुआ था। पिंगली ने SB बोमान जी और उड़र सोनामी जी के साथ मिलकर नेशनल फ्लैग मिशन की स्थापना की। पिंगली ने साल 1916 में से 1921 तक के बीच 30 देशों के झंडों का अध्ययन किया। इसके बाद 31 मार्च को 1921 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया। विजयवाड़ा के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैठक में महात्मा गांधी ने एक डिजाइन को मंजूरी दी। पिंगली वेंकैया ने हरी और लाल धारियों और केंद्र में गांधीवादी चरखे का झंडे के तौर पर प्रस्ताव रखा था, लेकिन महात्मा गांधी ने इससे सफ़ेद पट्टी जोड़ने का सुझाव दिया। इस तरह से तिरंगे का डिज़ाइन तैयार हुआ। इसके बाद
से हमेशा कांग्रेस की अधिवेशन में इस झंडे का इस्तेमाल किया गया। साल 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास करके लाल रंग की जगह केसरिया रंग को मान्यता दी गई। इसके बाद साल 1947 में इसे राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया। लेकिन राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता वाली समिति ने राष्ट्रीय ध्वज में चरखे की जगह धम्म चक्र को जगह दी, जिसके बाद से उस तिरंगा झंडे को अपना लिया गया। पिंगली वेंकैया को भारत रत्न की देने की मांग भी उठी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है? तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 1 अगस्त को मनाया जाता है। बी ऑप्शन एकदम सही है। दिन मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त। 1 अगस्त को हर साल मुस्लिम महिला दिवस अधिकार दिवस मनाया जाता है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भारत में मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के अधिनियम के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो भारत में ट्रिपल तलाक के प्रथा को प्रतिबंधित करता है। यह दिन मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण पर प्रकाश डालता है और उनकी वकालत करता है। पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त 2020 को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बन गए? तो इसका सही आंसर है ए, केविलन साई अशोक बने हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी लेफ्टिनेंट कर्नल केविलन साई अशोक लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलन साई अशोक ओलंपिक में भारत के सबसे युवा मुक्केबाज रेफरी बन गए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलन साई अशोक भारतीय सेना के एक प्रतिष्ठित अधिकारी हैं, जिन्होंने पेरिस के ओलंपिक 2024 में मुक्केबाजी में भारत के सबसे युवा ओलंपिक रेफरी बनकर इतिहास रच दिया। यह असाधारण उपलब्धि उनके समर्पण, व्यावसायिकता और ईमानदारी को दर्शाती है, जो भारतीय सेना के उच्च मानकों को प्रतीक है। तो धन्यवाद, आप लोग इस वीडियो में यहाँ तक बने रहें। इसमें से बताए गए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, और अगर आपको कोई प्रश्न है जो आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और अगर आप इसी तरह के और वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।